सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर 12 और 13 जनवरी को भारत यात्रा पर आएंगे जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज। भारत की पहली आधिकारिक यात्रा के दौरान अहमदाबाद और बेंगलुरु जाएंगे जर्मन चांसलर। 12 जनवरी को प्रधानमंत्री अहमदाबाद में करेंगे चांसलर का स्वागत। दोनों नेता भारत जर्मनी रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष में अलग अलग पहलुओं में हुई प्रगति की करेंगे समीक्षा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन डॉक्टर हिंदोल सेनगुप्ता की लिखी गई किताब सिंग डांस एंड लीड का करेंगे विमोचन। इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं पर आधारित पुस्तक का उपराष्ट्रपति एन्क्लेव में होगा विमोचन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज मुंबई में ऊर्जा 500 महोत्सव में होंगे शामिल। 7 से 12 जनवरी तक चलेगा आचार्य की 500वीं किताब के विमोचन का समारोह। रत्न सुंदर सुरीश्वर जी की 500वीं किताब का विमोचन समारोह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 जनवरी को महोत्सव में 500वीं किताब का करेंगे विमोचन। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री से की मुलाकात। साझा किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश। वित्तीय सेवाओं, निवेश, तकनीक और नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और ज्यादा मजबूत बनाने पर हुई व्यापक चर्चा। भारत और लग्जमबर्ग के बीच साझेदारी को गहरा करने में प्रवासी भारतीयों के योगदान की सराहना। और मिशन 100% विद्युतीकरण के करीब भारतीय रेल। नवंबर 2025 तक रेल नेटवर्क के लगभग 99.2% का हुआ विद्युतीकरण। भारतीय रेल बनी दुनिया की सबसे व्यापक रूप से विद्युतीकृत रेल प्रणालियों में से एक। जर्मन के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर 12 और 13 जनवरी को भारत यात्रा पर आएंगे। ये उनकी भारत की पहली आधिकारिक यात्रा होगी। इस यात्रा के दौरान वो अहमदाबाद और बेंगलुरु जाएंगे। प्रधानमंत्री 12 जनवरी को अहमदाबाद में चांसलर मर्ज का स्वागत करेंगे। दोनों नेता भारत जर्मनी रणनीतिक साझेदारी के अलग अलग पहलुओं में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। 25 साल जो पिछले रहे हैं उनमें किस तरह की प्रगति हुई है इसकी समीक्षा होगी। भारत और जर्मनी की जो साझेदारी है उसके 25 वर्ष पूरे हुए हैं। व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, कौशल विकास, रक्षा और सुरक्षा, विज्ञान, नवाचार और अनुसंधान, हरित और सतत विकास और लोगों के बीच आपसी संबंधों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चांसलर मर्ज व्यापार और उद्योग जगत के प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे। क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान होगा। इस यात्रा से राजनीतिक स्तर पर नियमित बातचीत से और मजबूती मिलेगी। दोनों देशों के लोगों और व्यापक वैश्विक समुदाय के लाभ के लिए एक दूरदर्शी साझेदारी के निर्माण के लिए भारत और जर्मनी के साझा दृष्टिकोण की पुष्टि करने का अवसर होगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज डॉक्टर हिंदोल सेनगुप्ता की लिखी गई किताब सिंग डांस एंड लीड का विमोचन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज दोपहर 2:45 पर डॉक्टर हिंदोल सेनगुप्ता की लिखी गई किताब सिंग डांस एंड लीड का विमोचन करेंगे। इस विमोचन कार्यक्रम का आयोजन उपराष्ट्रपति एन्क्लेव में होगा। ये पुस्तक इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं पर आधारित है। उपराष्ट्रपति इस दौरान उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप संसद टीवी पर देख सकते हैं। और आज 6 दिवसीय ऊर्जा 500 महोत्सव का आयोजन शुरू हो रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस महोत्सव में आज शामिल होंगे। आज मुंबई की धरती एक ऐतिहासिक आध्यात्मिक कीर्तिमान की साक्षी बनने जा रही है। पद्म भूषण आचार्य श्री रत्न सुंदर सुरीश्वर जी महाराज साहेब की रचित 500वीं पुस्तक के विमोचन के उपलक्ष्य में आयोजित ऊर्जा 500 महोत्सव का आज सुबह शुभारंभ होगा। मुलुंड स्थित रिचर्डसन एंड क्रूज ग्राउंड्स में आयोजित इस 6 दिवसीय महोत्सव का औपचारिक शुभारंभ सुबह 10 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे।
इस अवसर पर देश भर से आए गणमान्य अतिथि और हजारों की श्रृंखला में श्रद्धालु इस अनूठे साहित्यिक महाकुंभ के सहभागी बनेंगे। महोत्सव का सबसे महत्वपूर्ण क्षण 11 जनवरी यानी रविवार के दिन होगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आचार्य श्री की ऐतिहासिक 500वीं पुस्तक प्रेमनुन विश्वनो प्रेम यानी प्रेम का विश्व और विश्व का प्रेम, इसका विमोचन करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री ल्यूक फ्रीडन और विदेश मंत्री जेवियर बेटेल से मुलाकात की है। लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री ल्यूक फ्रीडन से मुलाकात के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उन्हें शुभकामनाएं दी। दोनों देशों के बीच वित्तीय सेवा, निवेश, तकनीक और नवाचार में बढ़ते सहयोग पर चर्चा हुई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि आज सुबह लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री ल्यूक फ्रीडन से मिलकर खुशी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल से अभिवादन। वित्तीय सेवा, निवेश, तकनीक और नवाचार में हमारे बढ़ते सहयोग पर चर्चा हुई है। भारत ईयू के मजबूत रिश्तों के लिए उनके समर्थन के लिए धन्यवाद। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेटेल के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी की। इस दौरान दोनों देशों के नेताओं ने वित्तीय सेवाओं, निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में बढ़ते सहयोग पर चर्चा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज लग्जमबर्ग में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत की। उन्होंने भारत और लग्जमबर्ग के बीच साझेदारी को गहरा करने में प्रवासी भारतीयों के योगदान की सराहना की। The new capacities, the areas where in their eyes India was doing very much more and very much differently than before. And a lot of our discussions therefore were about how the digital infrastructure was working in India, how the space industry has taken off. We of course
समूह, तेलुगु भाषा समूह, कन्नड़ भाषा समूह, मलयालम भाषा समूह, इनकी प्रयास से आज और तमिल CICT के समूह को मैं सबसे पहले बधाई देता हूं, उनको शुभेच्छा देता हूं। इकट्ठा अनेक दिनों के बाद अपना कोहोट में काम कर ही रहे थे, लेकिन एक राष्ट्रीय स्तर पे भारतीय भाषा परिवार की ओर से भारतीय भाषा प्रयास से आज 55 दुर्मूल्य साहित्य भारत की इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स को, बौद्धिक वाङ्मय को आज योगदान करवाने की पवित्र काम किया गया। हम लोग उसकी साक्षी बने। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस बात पर जोर दिया है कि कुपोषण के खिलाफ लड़ाई को एक सामूहिक राष्ट्रीय जिम्मेदारी के रूप में आगे बढ़ाना होगा, जिसमें सरकार, निगम, समुदाय और व्यक्ति सभी समान रूप से शामिल हो। दिल्ली में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की तरफ से आयोजित पोषण पर CSR सम्मेलन को उन्होंने संबोधित किया और कहा कि कुपोषण का उन्मूलन एक विकसित भारत के निर्माण और देश के दीर्घकालिक सामाजिक और आर्थिक भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है। जब तक हम कुपोषण मुक्त भारत नहीं बनाते हैं, तब तक मुझे लगता है हमारी जो आशाएं, अपेक्षाएं हैं देश को नई ऊंचाइयों पे लेके जाने की, जो हम सोचते हैं कि देश को एक विकसित, एक समृद्ध देश बनाना है, विकसित भारत 2047, 140 करोड़ भारतवासियों का संकल्प है, हमारा दृढ़ प्रतिबद्धता है, हमारा निश्चय है कि हमें अगले अमृतकाल के 21-22 सालों में भारत को एक समृद्ध देश बनाना है। उसका एक बहुत अहम कड़ी कुपोषण मुक्त भारत होने जा रही है। पीयूष गोयल ने इस बात पर प्रकाश डाला और कहा कि सेवा भावना भारत के इतिहास, संस्कृति और परंपराओं में गहराई से समाई हुई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान कार्यक्रम सभी हितधारकों के लिए कुपोषण के खिलाफ प्रयासों को तेज करने का एक आह्वान है। जब आप CSR को मैलन्यूट्रिशन के साथ जोड़ते हैं तो आप अपने आप का भी भला कर रहे हो। कॉर्पोरेट्स आर हेल्पिंग देमसेल्व्स, क्रिएटिंग न्यू मार्केट्स, न्यू लेबर इन द फ्यूचर, न्यू एम्प्लॉयज ऑफ द फ्यूचर, न्यू कंज्यूमर्स ऑफ द फ्यूचर। तो मेरा तो मानना है कि इस प्रोजेक्ट को आप अपने खुद की मजबूरी, आपके खुद के बेनिफिट भी अगर जोड़े तो ये प्रोजेक्ट बहुत ही बढ़िया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे सकता है। वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ सोसाइटी, एंड लेट्स मेक दिस अ कलेक्टिव मिशन ऑफ 1.4 बिलियन इंडियंस। 140 करोड़ लोग इसमें अगर जुड़ जाएं तो इस कार्यक्रम में शुभ भी है और लाभ भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विशाख रिफाइनरी में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अवशिष्ट उन्नयन इकाई के सफल संचालन की सराहना की। उन्होंने इसे ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक निर्णायक कदम बताया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के एक्स पर किए गए एक पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, यह अत्याधुनिक इकाई ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने के हमारे प्रयासों को नई दिशा प्रदान करेगी, जिससे हम इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे जुड़ा एक वीडियो भी साझा किया है। आज का भारत सिर्फ अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी नहीं कर रहा। आज का भारत अपना ऊर्जा भविष्य स्वयं गढ़ रहा है। ऊर्जा स्वतंत्रता, ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भर भारत का अडिग संकल्प माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच और आत्मनिर्भर भारत के विजन से प्रेरित होकर ऊर्जा क्षेत्र में भारत निरंतर प्रगति के नए आयाम जोड़ रहा है। ऊर्जा अब विकास की शक्ति बन चुकी है और इसी शक्ति से भारत अपने हर क्षेत्र, हर राज्य
और हर नागरिक को सशक्त बना रहा है। HPCL ने विशाख रिफाइनरी में ऊर्जा सशक्तिकरण का एक ऐसा ही उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है जो अत्याधुनिक तकनीक, औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा, इन सभी का संगम है। 31,407 करोड़ रुपए के निवेश के साथ HPCL विशाख रिफाइनरी की क्षमता बढ़कर 15 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम हो चुकी है। आधुनिकीकरण परियोजना ने आंध्र प्रदेश को भारत के पूर्वी तट का एक सशक्त ऊर्जा केंद्र बना दिया है, जिसका सबसे बड़ा लाभ भारत के नागरिकों तक पहुंचा है, जिसमें पूरे निर्माण काल में औसतन 10,000 लोगों को प्रतिदिन रोजगार मिला, जिससे 675 लाख मैन डे का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन हुआ। इस परियोजना में 3.7 लाख घन मीटर कंक्रीट और 92,000 मेट्रिक टन स्ट्रक्चरल स्टील का उपयोग किया गया है, जो बुर्ज खलीफा के निर्माण में उपयोग की गई मात्रा से भी अधिक है। इसके अतिरिक्त 15,000 किलोमीटर केबलिंग की गई है, जो पृथ्वी के व्यास से भी अधिक है। और ये यात्रा यहीं नहीं रुकी। HPCL विशाख रिफाइनरी ने इतिहास रचा। रेजिड्यू अपग्रेडेशन फैसिलिटी RUF यूनिट के सफल समापन के साथ ये दुनिया की पहली LC मैक्स आधारित यूनिट है और भारत की पहली हाइड्रोजन आधारित रेजिड्यू हाइड्रो क्रैकिंग सुविधा है। ये भारतीय रिफाइनिंग सेक्टर में तकनीकी नेतृत्व का नया अध्याय है। RUF अत्यंत भारी कच्चे तेल के 93% अंश को उच्च मूल्य स्वच्छ ईंधन में परिवर्तित करता है। 3 विशाल LC मैक्स रिएक्टर्स प्रत्येक लगभग 2200 टन का पूरी तरह भारत में फैब्रिकेट और असेंबल किए गए हैं, यानी मेक इन इंडिया और डिलीवरिंग फॉर द वर्ल्ड। RUF के जुड़ने से HPCL विशाख रिफाइनरी का नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स 11.6 पहुंच गया है। रिफाइनरी अब सभी प्रकार के भारी और अवसर आधारित कच्चे तेल का प्रसंस्करण कर रही है, जिससे प्रति बैरल अधिक मूल्य प्राप्त हो रहा है। आज HPCL विशाख रिफाइनरी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संपूर्ण पेट्रोलियम आवश्यकताओं को पूरा कर रही है और साथ ही छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक की ऊर्जा जरूरतों को भी मजबूती दे रही है। ये ईंधन सुरक्षा को सशक्त करता है, गतिशीलता को बढ़ाता है और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को गति देता है। इतिहास में पहली बार इतनी जटिल औद्योगिक इकाई को संचालित करने के लिए AI आधारित डिजिटल सिस्टम्स लागू किए गए हैं। ये सिर्फ तकनीक नहीं है, ये डिजिटल भारत का आत्मविश्वास है, जो देश की ऊर्जा यात्रा को एक नई दिशा दे रहा है। यही है आज का भारत, जो आत्मनिर्भर है, जो नवाचार में अग्रणी है और जो दुनिया को दिशा देने के लिए तैयार है। यही है विश्व गुरु भारत, जो भविष्य का निर्माण कर रहा है। भारतीय रेलवे के इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ रहा है, जहां पटरियों पर दौड़ती ट्रेनों की गड़गड़ाहट अब एक मूक क्रांति में बदल गई है। भारतीय रेल ने नवंबर 2025 तक अपने ब्रॉड गेज नेटवर्क का लगभग 99.2% विद्युतीकरण पूर्ण करके एक ऐसी उपलब्धि हासिल की है जिसने इसे दुनिया की सबसे व्यापक बिजली से चलने वाली रेल प्रणालियों की अग्रिम पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया है। ताजा आंकड़ों के अनुसार देश के कुल रेल नेटवर्क का लगभग 99.2% हिस्सा अब विद्युतीकृत हो चुका है। ये प्रगति भारतीय रेल को दुनिया के सबसे अधिक विद्युतीकृत रेल नेटवर्कों में शामिल करती है। नवंबर 2025 तक भारतीय रेल के कुल 69,427 रूट किलोमीटर क्षेत्र में विद्युतीकरण का काम पूरा कर लिया गया है। खास बात यह है कि वर्ष 2014 के बाद से इस क्षेत्र में अभूतपूर्व तेजी देखने को मिली है। बीते एक दशक में करीब 46,900 रूट किलोमीटर रेल लाइन को विद्युतीकृत किया गया, जो इससे पहले के वर्षों की तुलना में कई गुना ज्यादा है। 2004 से 2014 के बीच प्रतिदिन औसतन केवल 1.4 किलोमीटर रेल लाइन का विद्युतीकरण होता था। वहीं 2019 से 2025 के दौरान ये गति बढ़कर हर रोज 15 किलोमीटर से ज्यादा हो गई। ये बदलाव बेहतर योजना, तकनीकी सुधार और मजबूत निगरानी व्यवस्था का परिणाम माना जा रहा है। A silent revolution is racing across India's tracks. Where diesel once rode, electric power now hums. With 99.2% of the railway network electrified, the nation's steel backbone
is shining greener than ever. India has electrified over 15 kilometers of track every day between 2019 and 2025. Indian Railways has also commissioned 898 megawatt of solar power, rewriting the future of sustainable mobility. 25 states already run entirely on electrified routes, and the remaining few kilometers are close behind. More than engineering, this is innovation and commitment on rails. Indian Railways is powering progress and steering India towards the ambitious mission of 100% electrification. तकनीक के इस बदलते दौर में अब एआई सिर्फ एक्सपर्ट्स या कोडर्स तक सीमित नहीं रह गया, क्योंकि अब एआई सीखेगा हर भारतीय। भारत सरकार के नेशनल एआई लिटरेसी प्रोग्राम के तहत लॉन्च हुआ है युवा एआई फॉर ऑल, जो हमारे छात्रों, युवाओं और प्रोफेशनल्स को भविष्य के लिए तैयार करेगा। खास बात यह है कि महज 4 घंटे के फ्री ऑनलाइन कोर्स के जरिए एआई की बारीकियों और इसके जिम्मेदार उपयोग को आप समझ सकते हैं। जाते जाते आपको दिखाते हैं इसी से जुड़ी कुछ जानकारी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए सेंसर टीवी के साथ। नमस्कार। कौन सोच सकता था कैश के बिना पेमेंट हो जाएगा? कौन सोच सकता था एक टैप में पूरी दुनिया हाथ में आ जाएगी? इंडिया ने ये कर दिखाया। और अब नेक्स्ट बिग लीप एआई। पर एक सवाल है, एआई सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए, सिर्फ कोडर्स के लिए? बिल्कुल नहीं।